हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बेटा, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम कम्प्लीटली बात करेंगे केवल 5 मिनट के सेशन में। तो 5 मिनट के अंदर आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला होगा, नीट के एग्ज़ाम में, वह क्लियर हो जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है टेस्टिस से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है बेटा टेस्टिस से। टेस्टिस जो होते हैं, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनका एक काम तो होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और दूसरा जो काम होता है वह है टेस्टोस्टेरोन नाम के एक केमिकल को प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन को प्रोड्यूस करना। यदि हम टेस्टिस को इंटरनली देखें, यदि हम टेस्टिस को कट करके देखें, तो हमें हर एक टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो संख्या होती है वह हर एक टेस्टिस के अंदर में 250 यानी कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमें हर एक टेस्टिस के अंदर में दिखाई पड़ते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या जो होती है वह 1 से 3 तक होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में, वह 1 से 3 तक उनकी संख्या होती है। और हर एक टेस्टिस के अंदर में हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम फर्दर 2 भागों में बांट सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम फर्दर 2 भागों में बांट सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें एक तो मेल जर्म सेल पाई जाती है जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में सपोर्टिंग सेल्स भी पाई जाती हैं जिनको सर्टोली सेल्स भी कहा जाता है। मेल जर्म सेल जो होती है इसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया का जो प्राइमरी फंक्शन है वह है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और सपोर्टिंग सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? सपोर्टिंग सेल्स जो होती हैं वह स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि वह स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हमारी जो मेल जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनिया है वह स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, और उस स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वह सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे जो टेस्टीज़ हैं उन टेस्टीज़ में हमें कुछ और स्पेशल प्रकार की सेल्स दिखाई पड़ती है जिनको हम लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। जैसे कि यदि हम टेस्टीज़ को देखें तो ये हमारा टेस्टीज़ है बेटा। इस टेस्टीज़ के अंदर में कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर में इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स पाई जाती है। और इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वह बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना होता है। तो कोई पूछे कि टेस्टिस का जो सेकेंडरी फंक्शन टेस्टोस्टेरोन है वह टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करता है? तो लेडिक सेल्स होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस के बाद हम बात करेंगे टेस्टिस के अंदर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ और पार्ट्स के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जो कि होता है एक्सेसरी डक्ट्स। अब एक्सेसरी डक्ट जो होती है वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, मतलब टेस्टिस से जुड़ी हुई जो हमारे पास में नलियाँ हैं उन नलियों को ही हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। अब यदि हम बात करें एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, तो एक्सेसरी डक्ट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे रेटेड टेस्टिस के बारे में। तो एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? रेटेड टेस्टिस होती हैं, वासा एफरेंशिया होती है, एपिडिडाइमिस होती है और वास डिफरेंस होती है। तो ये 4 प्रकार की एक्सेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ एपिडिडाइमिस। हम सबसे पहले एपिडिडाइमिस के बारे में बात करेंगे। एपिडिडाइमिस जो होता है वह टेम्पोरेरी स्टोर करता है स्पर्म को। तो स्पर्म को टेम्पोरेरीली स्टोर करने का जो काम होता है वह बेसिकली हमारे पास में एपिडिडाइमिस का होता है। और वास डिफरेंस जो होता है वह एक नली के समान संरचना है। वास डिफरेंस जो होता है वह एक नली के समान संरचना है। यदि हम इस वास डिफरेंस को
कट करके बांध दें तो इस प्रोसेस को कहते हैं वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी क्या होता है कि यदि वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करके बांधना वासेक्टोमी कहलाता है। और यदि हम बात करें ट्यूबेक्टोमी के बारे में तो ट्यूबेक्टोमी की जाती है फीमेल्स की। ट्यूबेक्टोमी की जाती है फीमेल्स की। ये फीमेल्स की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है और यदि हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दें तो इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और ये दोनों स्टेरलाइजेशन मेथड हैं। ये कौन से मेथड हैं? स्टेरलाइजेशन के मेथड हैं। इससे मेल या फीमेल को स्टेरलाइज यानी कि स्टेराइल किया जाता है। स्टेराइल किया जाता है ताकि जो है वो आगे संतति को प्रोड्यूस ना कर सकें, प्रोजेनी प्रोड्यूस ना कर सकें, तो उनको स्टेराइल किया जाता है। अब नीट के पेपर में जो कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है, 2017 में भी रिपीट हो चुका है, 2015 में भी रिपीट हो चुका है, वह है स्पर्म का पाथवे। तो यदि हम स्पर्म के पाथवे के बारे में बात करें तो स्पर्म का जो पाथवे है हमें उसको डिटेल में देखना है। तो स्पर्म के पाथवे के बारे में बात करें तो स्पर्म जो होता है वह टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता हुआ वह रेटेड टेस्टिस के अंदर जाता है और रेटेड टेस्टिस से फिर वह वासा इफ्रेंशिया के अंदर में जाता है और वासा इफ्रेंशिया से फिर वह एपिडिडाइमिस के अंदर में जाता है। और जैसा कि मैंने पहले आपके लिए बताया था कि एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है उसको टेम्पोरेरी स्टोर किया जाता है। फिर इसके बाद जो स्पर्म है वह वास डिफरेंस में जाता है और यदि वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है तो इस प्रोसेस को वासेक्टोमी कहते हैं। फिर जो हमारा स्पर्म है, जैसे ये हमारे पास में वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के साथ में सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट जुड़ती है, जैसे कि ये हमारा सेमाइनल वेसाइकल है। तो वास डिफरेंस के साथ में सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट जुड़ती है और सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट अपना सीक्रेशन जो है वह मिला देती है और फिर जो स्पर्म है वह एजैकुलेटरी डक्ट में जाता है और एजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा या यूरिनरी मतलब यूरेथ्रा में स्पर्म जाता है और यूरेथ्रा के बाद जो स्पर्म है वह यूरेथ्रल मेटस यानी कि जो हमारा यूरेथ्रा है इसके आगे एक छोटा सा छेद पाया जाता है और इस छेद को यूरेथ्रल मेटस कहा जाता है और यूरेथ्रल मेटस के थ्रू जो स्पर्म है वह बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्पर्म का पाथवे है और यह कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। इनमें जो एक ग्लैंड है दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी जो ग्लैंड होती है वह समाइनल वसाइकल होती है और तीसरी जो ग्लैंड होती है वह काउपर्स ग्लैंड होती है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वह अनपेयर्ड होती है। पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी होती है, एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है। यदि हम बात करें समाइनल वेसाइकल के बारे में तो समाइनल वेसाइकल पेयर्ड होती है और यदि हम बात करें कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वह पेनिस को लुब्रिकेट करती है सेक्सुअल एक्ट के दौरान। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान पेनिस को लुब्रिकेट करने का जो प्राइमरी फंक्शन प्ले करती है वह कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्ले करती है। अब हम आगे बात करेंगे और हम आगे बात करेंगे कि यदि तो सीमन क्या होता है, हम सीमन के बारे में बात करेंगे। तो सीमन असल में क्या होता है कि सेमाइनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ में मिलता है, जब सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ में मिलता है तो फॉर्मेशन होता है सीमन का। तो सीमन क्या होता है कि जब हमारे पास में सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वह स्पर्म के साथ में जाकर मिल जाता है तो इसको बेसिकली हमारे पास में सीमन कहते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिलकर के सीमन बनाते हैं। यदि हम सीमन में से सेमाइनल प्लाज्मा को हटा दें तो स्पर्म जो है उसकी फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी, मतलब स्पर्म फंक्शनल नहीं रहेगा क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा में वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि स्पर्म की फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरत होती है जिनकी। तो स्पर्म को यदि हमें फंक्शनल रखना है तो हमें सेमाइनल प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम बात करेंगे कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वह तीनों ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और कॉपर्स ग्लैंड, इनका कलेक्टिव सीक्रेशन होता है। तो कलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ ऑल थ्री ग्लैंड्स उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है और सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वह फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन और सर्टेन एंजाइम्स में रिच होता है। जो कैल्शियम आयन होता है सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो कि स्पर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और फ्रक्टोज जो होता है वह स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है। तो स्पर्म को एनर्जी जो मिलती है वह सेमाइनल प्लाज्मा से ही मिलती है। तो सेमाइनल प्लाज्मा बहुत ही ज़रूरी होता है स्पर्म के लिए।
फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो यदि हम एक्सेसरी ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में बात करें तो एक्सेसरी ग्लैंड का फंक्शन जो होता है वह होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। तो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना एक्सेसरी ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि इस सीमन में से सेमाइनल प्लाज्मा को हटा दिया जाए तो स्पर्म की फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी। तो स्पर्म को फंक्शनल बनाए रखने के लिए उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है सेमाइनल प्लाज्मा करता है। इसके अलावा जो हमारा यूट्रस होता है, जैसे ही जो स्पर्म है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस है उस यूट्रस की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इस एसिडिटी पर जो हमारे स्पर्म है वो काफ़ी सारे स्पर्म जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो स्पर्म यूट्रस की एसिडिटी से अधिक नष्ट ना हो तो इसके लिए जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा है वह एल्कलाइन यानी कि एल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है और एसिडिटी को कम करता है यूट्रस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ताकि जो है हमारा जो स्पर्म है वह बचा रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसके अलावा जो हमारे पास में कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है उसका काम है लुब्रिकेट करना पेनिस को। तो पेनिस को सेक्सुअल एक्ट के दौरान लुब्रिकेट करने का काम भी हमारे पास में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड करती है। यदि हम बात करें पेनिस के बारे में तो पेनिस जो है वह इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज़ का बना होता है तथा पेनिस को जो है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो पेनिस है वह बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाता है और स्पर्म को इजैकुलेट करता है। तो स्पर्म का इजैकुलेशन करने का काम पेनिस का होता है। यदि पेनिस में इरेक्शन नहीं आता तो पेनिस इंसेमिनेट नहीं कर सकता तथा इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो पेनिस जो होता है वह इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज़ का बना होता है। जब पेनिस के इन इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज़ के अंदर में ब्लड फ्लो करता है तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है और पेनिस इंसेमिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब पेनिस जो है वह स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ने के लिए या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको बेसिकली कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो पेनिस इंसेमिनेशन के लिए कब तैयार होता है? जब पेनिस बेसिकली हमारे पास में इरेक्ट होता है। यदि पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तो वह इंसेमिनेट भी नहीं कर पाएगा। यदि हम बात करें कि जो पेनिस है, पेनिस का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। तो पेनिस का जो सबसे आगे का हिस्सा है इसको कहा जाता है ग्लांस पेनिस। तो क्या कहा जाता है बच्चा? ग्लांस पेनिस कहा जाता है। और ग्लांस पेनिस जो पेनिस का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है यह स्किन के एक फोल्ड से कवर होता है जिसको फॉर स्किन या फिर प्रिप्यूस कहा जाता है। तो जैसे ये हमारा पेनिस है और पेनिस के आगे ये हमारे पास में ग्लांस पेनिस है और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन का फोल्ड पाया जाता है और इस स्किन के फोल्ड को ही कहा जाता है हमारे पास, इस स्किन के फोल्ड को ही कहा जाता है हमारे पास में प्रोप्यूस। अब देखो प्रोप्यूस के साथ में क्या कहानी है कि प्रोप्यूस जो होता है उसको सर्कमसिजन के जरिए, यानी कि इस जो फॉरस्किन जो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फॉरस्किन यानी कि प्रोप्यूस पाया जाता है उसको सर्जरी के जरिए रिमूव करवा दिया जाता है। तो सर्जरी के जरिए इसको रिमूव करवाया जा सकता है और इस प्रोसेस को सर्कमसिजन कहा जाता है। तो सर्कमसिजन किसे कहते हैं बेटा? सर्कमसिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा या जिसके जरिए हम ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन का फोल्ड पाया जाता है, जो फॉरस्किन पाई जाती है, उसको हटा सकते हैं, प्रोप्यूस को हटा सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कमसिजन। अब हम आगे बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, और जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो बेटा ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ये डायग्राम में दिखाया गया है, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो है वे हमारे पास में ऐसे ओवल शेप टेस्टिस हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं मेल के अंदर में,
और जो टेस्टिस है जिस पाउच के अंदर में पाए जाते हैं उस पाउच को स्क्रोटम कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। अब टेस्टिस जो होते हैं वे स्क्रोटम में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी के अंदर रहते हुए वह स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए टेस्टिस जो होते हैं वह स्क्रोटम के अंदर में पाए जाते हैं। बॉडी के बाहर एक पाउच की जैसी संरचना स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिसको स्क्रोटम भी कहते हैं। अब जो स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस डिसेंड करते हैं वे कैनाल के जरिए डिसेंड करते हैं जिसको इंग्विनल कैनाल कहा जाता है। कौन सी कैनाल कहा जाता है? इंग्विनल कैनाल कहा जाता है। और इंग्विनल कैनाल के जरिए ही टेस्टिस जो होता है वह एब्डोमेन से, जैसे कि ये हमारा एब्डोमेन है तो एब्डोमेन से जो टेस्टिस है इस कैनाल के जरिए बेसिकली लाया जाता है स्क्रोटम में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में बेटा लाया जाता है। तो स्क्रोटम में कौन लाता है टेस्टिस को? इंग्विनल कैनाल लेकर आती है। यदि इंग्विनल कैनाल में कोई डिस्फंक्शन हो जाए, इंग्विनल कैनाल में कोई परेशानी हो जाए तो टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाता, टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहता है। और यदि टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को यदि हमें बरकरार बनाए रखना है तो टेस्टिस को हमें एब्डोमेन से निकालना होगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सर्जिकली टेस्टिस को एब्डोमेन से हटाते हैं। तो एब्डोमेन से सर्जिकली टेस्टिस को डिसेंड करवाया जाता है स्क्रोटम के अंदर में, स्क्रोटम के अंदर में डिसेंड करवाया जाता है। बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में, तो यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें टेस्टिस दिखाई देता है। और टेस्टिस के अलावा हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेटे टेस्टिस दिखाई देता है, वासा एफ्रेंशिया दिखाई देता है। वासा एफ्रेंशिया के बाद जो स्पर्म है वह वास डिफरेंस में जाता है जिसको ही डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। तो वास डिफरेंस का दूसरा नाम डक्टस डिफरेंस भी होता है। तो जो स्पर्म है वह डक्टस डिफरेंस में जाता है। अब जो स्पर्म है वह डक्टस डिफरेंस में गया, ये जो ग्लैंड यहाँ पर दिखाई गई है इसको समाइनल वेसाइकल कहते हैं। यहीं पर जो समाइनल वेसाइकल नाम की जो ग्लैंड है ये अपना सीक्रेशन स्पर्म के अंदर में छोड़ देती है, मतलब स्पर्म के अंदर में मिला देती है। और फिर उसके बाद स्पर्म आगे ट्रेवल करता है और आगे प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपना सीक्रेशन स्पर्म में डाल देते हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो दोनों ग्लैंड यूरेथ्रा के अंदर में अपना सीक्रेशन मिला देते हैं। यूरेथ्रा में जैसे ही स्पर्म ट्रैवल करता है तो इसमें अपना सीक्रेशन मिला दिया जाता है। और फिर स्पर्म जो है वह बेसिकली ग्लांस पेनिस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यूरेथ्रल मेटस दिखाई पड़ रहा है जिसके द्वारा जो स्पर्म है वह बॉडी के बाहर आ जाता है। तो स्पर्म इस तरह पूरा ट्रैवल करता है बॉडी में और बॉडी के बाहर आ जाता है। और इस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा आपका यहीं ख़त्म होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे जरूरी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो बेटा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू बेटा।